बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये वाली क्लास आईआईटी, नीट और एनडीए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बच्चों के लिए है। लास्ट वीडियो अगर आपको याद होगा तो हमने कैपेसिटर के ऊपर छोड़ा था और 100 क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे। उसका सिर्फ एक ही पार्ट आया है, दूसरा पार्ट नहीं आया, तो दूसरा पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। आज वाले पर्टिकुलर वीडियो में हम संधारित्रों के संयोजन को समझेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन और मिश्रित संयोजन, और इनसे किस तरीके के सवाल अभी तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो चालू करते हैं। सबसे पहले अपन श्रेणी क्रम संयोजन को डिस्कस करेंगे। श्रेणी क्रम संयोजन को सीरीज कनेक्शन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, संधारित्रों का कौन सा संयोजन देखेंगे? श्रेणी क्रम संयोजन। ध्यान में रखें, श्रेणी क्रम संयोजन। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। ठीक है, देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होगा? संधारित्र एक के आगे एक जुड़े हुए होने चाहिए। अभी अपन 3 का ले लेते हैं एंड संधारित्र पे फिर आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहां पर एक बैटरी लगा दो, कुछ इस तरीके का काम है। इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 मान लीजिए। ये बैटरी है, इसकी तुल्य वोल्टेज जो है वो V मान लीजिए। इसका विभवांतर, दोनों टर्मिनलों के बीच का विभवांतर कितना है? V है। क्या खास बात है श्रेणी क्रम संयोजन की? सभी संधारित्रों पर समान आवेश आता है। ये बात ध्यान में रखना, सभी के पास में समान आवेश आएगा। ठीक है, लेकिन सभी के पास में विभवांतर अलग अलग है। और तुल्य विभवांतर की अगर हम बात करें तो तुल्य विभवांतर होता है V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, तुल्य धारिता की बात करें, किसकी बात करें? तुल्य धारिता। इसके लिए हमें प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर दो ही जुड़े हुए हो तो फिर हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं C इक्विवेलेंट। क्या भाई? C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, अगर दो ही श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हो। ठीक, अगर n संधारित्र हो, कितने संधारित्र हो? n संधारित्र हो। तो n संधारित्र के लिए हम कैसे काम करेंगे? सिंपल है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाओ। 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 आगे तक चले जाओ 1/Cn। ठीक है, सारे संधारित्र समान परिमाण के हो, सभी की धारिता समान हो, है ना। कैपेसिटेंस को क्या बोलते हैं? धारिता बोलते हैं। तब क्या होगा? तो हम बोलेंगे 1/C इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा? n डिवाइडेड बाय C होगा। इस केस में C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C डिवाइडेड बाय n। इस चीज को गौर कीजिए बच्चों कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारिता हमेशा कम होती है। धारिता का मान क्या होगा? कम ही होगा। इस चीज को ध्यान में रखना। मतलब अगर ये 2 माइक्रोफेरेड का हो, ये 3 का हो और ये 4 माइक्रोफेरेड का हो, तो जो तुल्य धारिता निकालोगे ना वो 2 माइक्रोफेरेड से भी कम होगी। जो सबसे छोटा संधारित्र है ना उससे भी कम आएगी। ये ध्यान में रखना, आप ये चीज ध्यान में रखने लायक होती है। ठीक है, तो ये कौन सा संयोजन है? श्रेणी क्रम संयोजन है। ध्यान में रख लीजिएगा, बहुत सिंपल सा टास्क है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम समांतर क्रम संयोजन की बात करें, किसकी बच्चों? समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो समांतर क्रम संयोजन में कैसे काम होगा? तो बहुत सारे संधारित्र ऐसे जुड़े हुए हों, कुछ इस तरीके से। 3 को जोड़ दिया अपन ने, इसकी धारिता C1, इसकी C2 और इसकी C3 मान लीजिए। क्या खास बात है? सभी का विभवांतर समान होगा। यदि युक्तियां, समांतर क्रम संयोजन का कॉन्सेप्ट ये होता है बच्चों कि यदि युक्तियां, चाहे प्रतिरोध हो, चाहे संधारित्र हो, चाहे कुछ भी हो, अगर समान विभवांतर के मध्य हैं तो फिर वो सारी की सारी समांतर क्रम में होंगी। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगा और हम इस चीज के ऊपर क्वेश्चन बहुत करेंगे।
ठीक है। हाँ, इनके ऊपर सभी के पास में आवेश अलग अलग है। जैसे पहले वाले के आपके पास में Q1 आवेश है, दूसरे वाले के पास में Q2 और तीसरे वाले के पास में आवेश कितना, Q3। ठीक, इस केस के अंदर हम जब कुल आवेश की बात करते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तुल्य आवेश। ठीक, हाँ, जब C इक्विवेलेंट की बात करते हो तो ये तो डायरेक्ट जुड़ जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर n संधारित्र हो तो n संधारित्र हो तो फिर ये कैसे जाएगा, देखो उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखो, जोड़ते जाओ, बस सिर्फ जोड़ना ही है आपको और कुछ नहीं करना, इस तरीके से। ठीक है, सभी संधारित्र समान हो या सभी की धारिता समान हो, सभी की धारिता क्या हो, समान हो, उस केस में C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, आंसर है n इंटू सी, n इंटू सी। क्या खास बात है, समांतर क्रम संयोजन की पैरेलल कॉम्बिनेशन की, इसमें धारिता बढ़ जाती है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको अधिकतम धारिता देखने को मिलती है, जबकि सीरीज में आपको न्यूनतम धारिता या कम धारिता देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि Q1 आवेश कितना है, मतलब पहले संधारित्र पे कितना आवेश आया, दूसरे पे कितना आया और तीसरे पे कितना आया। इस केस में जब आप काम करेंगे तो ये सिंपल सा याद रखो, पहले संधारित्र की धारिता कितनी है, C1 है, तुल्य धारिता कितनी है, C इक्विवेलेंट है, उसको फिर किससे गुणा कर दो, Q से, कुल आवेश से गुणा कर दो। ठीक है, कुल आवेश से गुणा कर दीजिए, ये बात ध्यान रखिए। ऐसे ही अगर Q2 निकालना हो तो हम क्या करेंगे, Q2 किसके लिए था, इसके लिए था, डिवाइडेड बाय तुल्य धारिता और इसको फिर कुल आवेश से गुणा कर दो, है ना, ये चीज़ ध्यान में रखो। ऐसे ही अगर मेरे को Q3 निकालना हो तो क्या होगा, C3 डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट इंटू क्या, V। ये खास बात है। अगर देखो इसमें तो आपने क्या निकाला, आवेश, क्योंकि आवेश बट रहा था। इसमें आप क्या निकालोगे तो क्या बट रहा है, V1 V2 V3, विभव बट रहा है। ठीक है, तो विभव बट रहा है, तो इस केस में अगर मेरे को V1 निकालना हो तो V1 कैसे लिखूंगा, इसमें उल्टा चलो, C इक्विवेलेंट में किसका भाग लगाओ, C1 का, और उसे कुल विभवांतर से मल्टीप्लाई कर दो। उल्टा चलो, इसमें यहाँ पे तो अपन C1 ऊपर लिख रहे हैं, वहाँ पे आपको उल्टा करना पड़ेगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा, आपके पास में इसी तरीके आएगा। अरे V1 होगा क्या भाई, V1 इज इक्वल टू होगा भाई, इसके पास में देखो आवेश कितना है, Q है, धारिता कितनी है, C1 है। अरे सॉरी, Q इज इक्वल टू CV लिखना था ना, तो Q इज इक्वल टू मैं लिखूंगा C, मतलब C1 V1 ऐसा लिखूंगा। ठीक है, फिर ये जो केस है बच्चों, इसमें मेरे को निकालना क्या है, V1 निकालना है, तो मैंने लिखा V1 इज इक्वल टू क्या, Q डिवाइडेड बाय C1, ऐसा ही तो जाएगा। देखो मैं C1 नीचे लिख रहा हूँ, और Q क्या है, कुल आवेश। कुल आवेश क्या होता है, C इक्विवेलेंट इंटू V, ये तो किया। तो इस केस में ये ध्यान में रखना, V1 निकालना हो तो C इक्विवेलेंट में C1 का भाग लगा दीजिए और V से गुणा कर दीजिएगा, थोड़ा उल्टा चलता है। मोस्टली समांतर क्रम संयोजन में आवेश पूछा जाता है, तो ये ध्यान में रखोगे आप। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन में आवेश पूछा जाता है, तरीका सबसे सही यही है, बेस्ट है। ठीक है, उतारो इसको, फिर इसके बाद में अपन क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु को डिस्कस करेंगे और बहुत सारे पैटर्न्स देखेंगे जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलिए जल्दी से उतारे, जल्दी से इस चीज को उतारे। ये चीज 12th का ही पार्ट है, कुछ ऐसा तो है नहीं जो अपन ने नया पढ़ा है, 12th का ही पार्ट मैं आपको समझा रहा हूं। इवन जो व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट है वो भी 12th का ही पार्ट है बच्चों, है ना। हाँ भाई, वीडियोस को अब देखना चालू करें, क्योंकि अब हम यही काम करेंगे लगातार। आपका एक वीडियो जरूर आएगा IIT नीट के क्वेश्चंस का एंड ये इनकी डिफेंस की क्लासेस का, ये सभी के लिए कंबाइंड है, क्योंकि ये सभी के काम में आने वाली चीज़ है। और इसी के साथ में लाइव क्लासेस भी आना चालू हो जाएंगी, तो लाइव क्लासेस ज़रूर लें। 12वीं के बच्चे तो लाइव क्लास ज़रूर लें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। हाँ भाई देखो, व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज,
व्हीटस्टोन सेतु का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से संधारित्र जुड़े हुए होंगे। या आपको कुछ इस कनेक्शन में बनाना होगा उन्हें, ठीक है। ऐसा नॉर्मली इतना सीधा दिया हुआ नहीं होता, दिया हुआ कैसे होता है वो और बता देता हूं। कुछ ऐसा दिए हुए होते हैं संधारित्र, ये इधर V1 मान लो, इधर V2 मान लो, इस तरीके से संधारित्र जुड़े हुए, ठीक। अब मैं इनको अगर मैं नामकरण करूं, ये है C1, ये है C2, ये है C3, C4 और ये C5, ठीक है, जैसे भी। तो गौर कीजिए, अगर V1 यहां पर है, ये V1 है, तो फिर यहां वाले पॉइंट को मैं X पॉइंट बोल देता हूं और इस वाले पॉइंट को मैं Y पॉइंट बोल देता हूं, है ना। यहां पर विभवांतर विभव Vx है, यहां पर Vy है। गौर कीजिए बच्चों, समझना इस चीज को। जब मैं इस चीज को इसके अंदर लेकर के जाऊंगा, इस वाले पार्ट में, ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले V1 से चला, यहां से चला, ठीक है, ऊपर वाले भाग की ओर गया, ऊपर वाले भाग पे X पॉइंट आ रहा है, ये X पॉइंट है और यहां पर ये संधारित्र जुड़ा हुआ है C2। नीचे वाले भाग से गया Y पॉइंट की ओर और इसके बीच में आया C1। नीचे वाले से चला, C1 लेकर के आ रहा हूं और Y पॉइंट की ओर चल रहा हूं। X और Y के बीच में एक संधारित्र है C3, X और Y के बीच में एक संधारित्र है C3। फिर X और V2, ये V2 इस तरफ है, X और V2 के बीच में C4, X और V2 के बीच में है C4 और Y और V2 के बीच में है C5, कुछ ऐसा, ठीक। ये व्हीटस्टोन सेतु है, लेकिन व्हीटस्टोन सेतु में भी बैलेंस्ड कंडीशन होना जरूरी है। जो सवाल हम करने जा रहे हैं, कौन सी भाई, बैलेंस सिचुएशन, है ना, संतुलन की स्थिति जिसे हम बोलते हैं। ये क्या होता है, इस केस में इन दोनों का अनुपात इन दोनों के बराबर होता है। किसका है भाई, इन दोनों का अनुपात इन दोनों के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब C2 डिवाइडेड बाय C1 का मान बराबर होना चाहिए C4 डिवाइडेड बाय C5 के, कुछ ऐसा। उस केस में अगर ये ऐसा है तो फिर ये जो C3 इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। फिर आपका ये सीधा सीधा बन गया कुछ ऐसा। और इसे तो आप श्रेणी और समांतर क्रम में सॉल्व कर ही सकते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उस केस में आपको C3 हटा देना है, इसका कोई लेना देना नहीं, है ना। ये कंडीशन तभी मिलेगी जब यहां पर और यहां पर विभव का मान समान है, तो विभवांतर कितना, 0, ठीक है। विभवांतर अगर इन दोनों के बीच में 0 है तो फिर C3 तो चाहे हो चाहे नहीं हो, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा C2, ये हो जाएगा C4, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C5। ये दोनों श्रेणी क्रम में है, सॉल्व कर लीजिएगा। दो संधारित्र श्रेणी क्रम में, ये भी श्रेणी क्रम में है, वापस से इनको सॉल्व करें, फिर जो आएगा वो समांतर क्रम में होगा, ठीक है। तो ये एक तरीका है। अब इसके ऊपर जो सवाल आता है, सामान्यतः सवाल बता रहा हूं मैं आपको, एक कुछ इस तरीके का सवाल आता है। ये कुछ ऐसा है, इस वाली सिचुएशन को देखो, मैं इस वाली सिचुएशन से इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। वही है, ऐसे ही कन्वर्ट होगा, ठीक। लेकिन ये वाला मान भी C है, ये वाला भी C है, ये वाला भी C है, ये वाला भी C है। ये जो बीच में अटक रहा है ना, इसको कुछ भी दे सकता है, इसको C भी दे सकता है, 2C भी दे सकता है, दुनिया में कितना भी दे सकता है, लेकिन ये सारे मान समान है, ठीक। तो आप गौर करेंगे कि C और C ये बराबर है, ये भी बराबर है ना, ऊपर नीचे वाले बराबर चल रहे हैं। अगर बराबर चल रहे हैं तो अनुपात भी क्या आएगा, बराबर आएगा। C में C का भाग लगाओ 1, C में C का भाग लगाओ 1। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था। तो फिर भैया ये तो लॉजिकलेस हो गया ना, लॉजिकलेस हुआ नहीं हुआ। इसको X मानो, इसको Y मानो, तो काम कैसे काम करेंगे, कुछ ऐसा। और यहाँ पे बीच में 2C लगा हुआ है ना, ये सारे C के, ऐसा ही होगा, ठीक। ये गया,
संतुलन की स्थिति ये खत्म। तो अब ये क्या हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया, सी इधर, सी इधर, सी इधर है और सी इधर है, और पूछ रहा है तुल्यधारिता ज्ञात करो इन दोनों पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में। ऐसे केस में तुल्यधारिता का डायरेक्ट याद रख लीजिए, ए और बी के बीच में तुल्यधारिता होगी सी के बराबर। अगर ये सारे समान है तो, अगर ये चारों संधारित्र समान है तो फिर तुल्यधारिता किसी भी एक संधारित्र की धारिता के बराबर है। अलग अलग होंगे तो फिर बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे समान है ना तो फिर डायरेक्ट लिख लीजिएगा, करके देख लो, यही आने वाला है बच्चों, करके देख लो यही आएगा। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक। मान लो कि ये सारे के सारे 10-10 माइक्रोफेरेड के और ये 20 माइक्रोफेरेड का है, तो परिणामी धारिता क्या आएगी, किसी भी एक संधारित्र की धारिता के बराबर 10 माइक्रोफेरेड, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो इस तरीके से ये सवाल क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो, और अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये उतारो, जल्दी से ये उतारो, फिर वापस से एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, जल्दी से ये उतार लीजिए। ये सवाल आपने कर रखे हैं, ये 12th के ही सवाल हैं जो आपने कर रखे हैं बच्चों, है ना। अब ये सवाल भी आपने किया है, देखो कैसा सवाल है ये। ऐसा कुछ 3 संधारित्र हैं, सीधे सीधे, बहुत सिंपल सिंपल 3 संधारित्र, लेकिन यहां पर लाइनिंग कुछ ऐसे है, अभी सर्किट कुछ ऐसा है, ऊपर किसी तरीके का कोई संधारित्र नहीं लगा हुआ। लो भाई, अब काम कर लो तुम। इस तरफ बोल रहा है ए पॉइंट है, इस तरफ बोल रहा है बी पॉइंट है। काम करने का सबसे बेहतर तरीका ध्यान में रख लीजिएगा, जितने पॉइंट आप मिले उनके ऊपर आप अपने अकॉर्डिंग विभवांतर या विभव को सेट कर लो, V1 V2 V3 V4 जैसे भी आप चाहें। बस ये बात ध्यान में रखना, एक ही तार से निकले हुए 2 बिंदु पर विभव समान है। मतलब ये इस तार से निकल रहा है ना, तो इस तार पर अगर यहां पर V है या V1 है तो यही तार का पॉइंट ये भी तो है, तो ये भी V1 ही होगा। ध्यान में रखना, अगर ये V1 है तो ये भी V1 ही होगा। अगर मैं यहां पर V2 एस्टैब्लिश कर देता हूं तो यहां पर तो V2 है ही और यही तार है, तो ये भी V2 ही होगा, ठीक है। ये चीज दिमाग में रखने लायक है। एक ही तार के पॉइंट है ना, इनके बीच में और कुछ तो नहीं लगा हुआ, और कुछ लगा हुआ तो दिक्कत थी। अगर यहाँ पे मैं संधारित्र लगा देता तो फिर मैं यहाँ पर V1 नहीं लिख सकता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ लगा हुआ ही नहीं है, एक ही तार है, यही तार चल रहा है, तो इस तार के ऊपर विभव समान चलेगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर V1 है तो फिर इधर भी V1 होगा, अगर इधर V2 है तो फिर इधर भी V2 होगा। अब हमें क्या करना है, V1 और V2 के बीच में कितने संधारित्र लगे हुए हैं वो चेक करना है। तो ये C1, ये C2, ये C3, ठीक। तो देखो इधर V1 है, इधर V2 है, एक संधारित्र V1 व V2 के मध्य, ठीक है। C1 लगा हुआ है, V1 और V2 के बीच में C2 भी लगा हुआ है, और V1 और V2 के बीच में C3 भी लगा हुआ है। सारे के सारे V1 और V2 के बीच में तो लगे हुए हैं, इसका मतलब ये सारे के सारे कौन से क्रम में हैं, समांतर क्रम में। यही तो मैंने आपको बोला था बच्चों, इधर V1 लिख लो, इधर V2 लिख लो, और इन दोनों विभवांतर के मध्य ही ये क्या है, सारे के सारे संधारित्र है, ठीक है। तो ये C1, ये C2, ये C3, बताओ भाई कितना आएगा C इक्विवेलेंट, कितना आएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3। डन हुआ क्या, ठीक। ये सबसे अच्छा तरीका है बच्चों, आपको सिर्फ और सिर्फ विभवांतर विभव लिख लेने हैं, ठीक है। और विभव लिखने टाइम हमें क्या देखना है कि अगर एक ही तार से कनेक्टेड है तो फिर विभव को समान लिखना है, ठीक है। 2 समान विभवांतरों के बीच में या 2 समान विभवों के बीच में कोई युक्ति है तो फिर वो सारी की सारी समांतर क्रम में देखी जाएगी, ये ध्यान में रखना। इतना देख लोगे सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। अब इसके ऊपर मैं आपको बहुत सारे सवाल करने वाला हूं और सवालों का पैटर्न अब आपको दिखाई देगा। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, ये नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आने लायक हैं या फिर आ चुके हैं बहुत बार, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 4 इसके अंदर क्या बोल रहा है देखिए, 7 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता
2 माइक्रोफैरड है एक ऐसी आकृति से जोड़ने हैं कि उसकी प्रभावी धारिता 10/11 माइक्रोफैरड है। अब इस सवाल का लॉजिक मेन यही है कि प्रभावी धारिता कितनी होनी चाहिए, 10 माइक्रोफैरड से कम होनी चाहिए, मतलब इतनी होनी चाहिए, 10/11 माइक्रोफैरड होनी चाहिए। तो मैंने लिख लिया कि C इक्वलेंट जो है वो हमें कितना चाहिए, 10/11 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब थोड़ा सा आप इस चीज को भी समझें कि ये 1 से कम है, ये 1 माइक्रोफैरड से कम है और सारे के सारे संधारित्र 2 माइक्रोफैरड के हैं, इस चीज को भी हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, चित्र में प्रदर्शित किस संयोजन से वांछित धारिता प्राप्त होगी? तो आपको ये देखो, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको सेलेक्ट करना है कि किससे आपका काम आसानी से हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात को? देखिए, तो किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले अगर मैं ये पहले वाले केस की बात करता हूँ, इसमें देखो कितने संधारित्र समांतर क्रम में लगे हुए हैं, 1 2 3 4 और 5। 5 संधारित्र कौन से समांतर क्रम में लगे हुए, तो इसकी कितनी हो गई धारिता? आंसर है 5C। 5C, C का मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 2 माइक्रोफैरड। तो ये 10 माइक्रोफैरड तो 10 है। ठीक है, श्रेणी क्रम में कितने हैं, 2 हैं, तो ये हो जाएगा C/N, है ना। तो C/2 कर देता हूं मैं, और C का मान कितना, 2 माइक्रोफैरड। 2 में 2 का भाग लगाओगे कितना आएगा, 1 माइक्रोफैरड। तो अगर इस संयोजन की बात करें तो यहां पर 1 माइक्रोफैरड है और यहां पर 10 माइक्रोफैरड है। यहां पर कितना है, 10 माइक्रोफैरड है। प्रभावी धारिता आप देखेंगे कि 10 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड जो है वो श्रेणी क्रम में है, तो प्रभावी धारिता जो है वो 1 से कम आएगी, 1 से कम। ठीक है, फिर यहां पर देखो इस वाले में, इसमें कितने, 4 संधारित्र लगे हुए हैं, कौन से क्रम के अंदर, समांतर क्रम में। तो हम बोलेंगे 4C, और C का मान होता है 2, यहां पे दिया हुआ है, तो ये 8 माइक्रोफैरड इधर है। ठीक, और 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में, तो ये हो जाएगा C/3। C का मान कितना बच्चों, 2, तो ये 2/3 हो जाएगा क्या, C/3, 2/3 माइक्रोफैरड। अब इसकी प्रभावी धारिता देखो, 8 माइक्रोफैरड इधर है, 2/3 माइक्रोफैरड इधर है। प्रभावी धारिता श्रेणी क्रम में देखो 2/3 से भी कम आएगी, 2/3 माइक्रोफैरड से भी कम आएगी, मतलब 0.66 माइक्रोफैरड से कम आएगी। जबकि ये अगर आप धारिता देखोगे तो ये धारिता कितनी है, मैं भाग लगाऊं क्या 100 के अंदर 11 का, तो 0.9 के आसपास है, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, 0.9 के आसपास है। तो हम ये देखेंगे कि इसकी धारिता तो 0.6 से भी कम आएगी, जबकि मेरे को 0.9 के आसपास चाहिए, तो भैया ये तो नहीं बैठ सकता। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें कितने हैं, इसमें 4 संधारित्र लगे हुए हैं, 4 संधारित्र श्रेणी क्रम में, तो C/4 करूं, C/4 करते ये कितना आ जाएगा, 2/4 माइक्रोफैरड, जिसका मतलब 1/2 माइक्रोफैरड। 1/2 माइक्रोफैरड मतलब 0.5 माइक्रोफैरड, 0.5 माइक्रोफैरड, जबकि मेरे को तो 0.9 के आसपास चाहिए। इसकी धारिता, इस संयोजन की धारिता 0.5 माइक्रोफैरड से कम आएगी इस वाले की, तो ये भी नहीं हो सकता, चांस ही नहीं है। ऐसे ही अगर इसकी बात करोगे तो इसमें तो 5 लगे हुए हैं देवताओं, 5 लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 2/5, मतलब 0.4 माइक्रोफैरड। ये तो और भी कम हो गया, जबकि धारिता तो सिर्फ 1 से ही कम चाहिए थी, है ना, 1 और 0.9 के आसपास में, तो ये तो बहुत कम जा रहे हैं, तो 0.9 से भी कम हो गई इनकी धारिता। अगर आप देखोगे, टोटल देखोगे, निकाल के देख लेना चाहिए, मैंने तो आपको एक लॉजिक बता दिया, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक, तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर धारिता 1 से थोड़ी सी कम मिलेगी, 1 से थोड़ी सी कम मतलब 0.9 के आसपास। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए आएगा। इस तरीके से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए क्या बोल रहा है वो, 3 संधारित्र की प्लेटों के मध्य डीसी स्रोत से 100 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, तो अगर ऐसा लगाया गया है, ऐसा बोला, फिर
C1, C2 तथा C3 संधारित्रों की प्लेटों पर विद्युत आवेश क्रमशः QA, QB, ये जो दिया हुआ है ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, QF जैसा कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। देखो ये A वाली का इन्होंने लिखा QA, B वाली का लिखा QB, ऐसे ये QC, ये QD, ये QE और ये QF। गौर करने लायक बात क्या है बच्चों संधारित्र में, जितना A के पास में प्लस का है उतना का उतना आवेश B के पास में माइनस का भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, QA और QB बराबर है लेकिन एक प्लस का एक माइनस का। ऐसे ही QC और QD भी बराबर है लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का। ऐसे ही QE और QF बराबर है लेकिन एक प्लस का और एक माइनस का। श्रेणी क्रम में सभी के पास में क्या होगा, देखा जाए तो समान आवेश आएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में सभी के पास में समान आवेश आएगा। कहने का मतलब QA प्लस का है, QC प्लस का है, QE प्लस का है, तो मैं ये कह सकता हूं ये देख करके कि QA का मान वास्तविकता में बराबर है QC के और QC का मान वास्तविकता में बराबर है QE के। ये सारे प्लस की प्लेटें। श्रेणी क्रम में ध्यान में रखो बच्चों, सभी के पास में समान आवेश आता है, ये लॉजिक है, ठीक है। ऐसे ही B के पास में माइनस का है, D के पास में माइनस का है और F के पास में माइनस का है। तो मेरा एक लॉजिक ये भी है कि QB का मान QD के और QD का मान QF के बराबर है। ये सारे माइनस वाले आवेश हैं, ये सारे प्लस वाले आवेश, ठीक है, ये हमें पता है। चलिए, इस परिपथ में सत्य संबंध है, सत्य संबंध है। देखो भाई इन दोनों में से कोई मैच कर जा रहा है क्या, ऊपर और नीचे वालों में से, देखो तो हमें ये पता चला। ये देखो ये D वाला ऑप्शन, QB, QD और QF, QB, QD और QF बराबर है, मैं यही तो कह रहा हूँ, ये तो सत्य ही है, श्रेणी क्रम है, ठीक है, पता चला। ये बहुत सिंपल सा टारगेट था, ठीक है। चलो आगे देखो 9 क्या बोल रहा है, N समरूप संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। समांतर क्रम में अगर जुड़े हुए हैं तो सब पर विभव समान होगा, ठीक है। तो मैं इसका अगर डायग्राम मानूं तो ये कुछ ऐसा बना लो आप, ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। और ये 5 संधारित्र हो गए, N अपन ने बना दिया, इनको N मान लिया। तो अगर संधारित्र अगर समांतर क्रम में है तो सभी के पास में V बराबर होगा, इसके पास में V होगा, इसके पास में V होगा, इसके पास में V होगा, ठीक है। आवेश सभी के पास में अलग अलग होगा, ठीक। और समरूप संधारित्र तो सभी की धारिता समान है, C C C C C, ठीक है। अगर धारिता समान है तो परिणामी धारिता कितनी हो जाएगी, आंसर है NC, ठीक है। विभव सभी के पास में समान है, आवेश सभी के पास में समान ही होगा, समान ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है इस केस में। क्यों, क्योंकि धारिता समान है, विभव समान आ रहा है, तो फिर सभी के पास में आवेश भी समान होगा, अनुपात ही तो है। चलिए, वैसे अलग अलग होता है लेकिन ये समरूप संधारित्र है तो सभी के पास में समान आवेश आएगा। फिर V विभव तक आवेशित किए गए हैं। अब इनको अलग अलग करके श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है। अब इनको श्रेणी क्रम में जोड़ दो, 1 2 3 4, मैं 5 से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसका V, इसका V, इसका V, इसका V और इसका V, टोटल कितना हो जाएगा, 5V, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो N जुड़े हुए हैं तो मैं बोलूँगा NV, परिणामी विभव कितना हो गया, NV हो गया। हाँ, अब आगे क्या बोल रहा है वो बोल रहा है तो संयोजन की कुल ऊर्जा तथा विभवांतर होगा। बच्चों मेरी बात को समझना, क्या ऊर्जा परिवर्तित होगी भैया, जितनी पहले थी उतनी की उतनी बाद में रहेगी। अरे जितनी इन्होंने पहले ऊर्जा ली उतनी की उतनी बाद में ऊर्जा रखेंगे। क्लियर है, इस बात को कभी मत भूलना, है ना, कि भैया ऊर्जा संरक्षण का नियम तो लगा, तो इस संयोजन की जितनी ऊर्जा है उतनी की उतनी अगर ये समान है तो फिर इस संयोजन की भी ऊर्जा होगी। तो ऊर्जा तो दोनों ही केस में बराबर है, ठीक है। लेकिन विभवांतर अलग अलग हो गया, पहले वाले में V था, अब वाले में NV हो गया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना। क्या बोल रहा है, ऊर्जा उतनी रहेगी, सही बात है, विभवांतर भी उतना ही रहेगा, नहीं गलत हो गया ये तो, ऊर्जा उतनी रहेगी, विभवांतर NV हो जाएगा, ये सत्य वचन है, B परफेक्ट है बच्चों, ये ध्यान में रखो, ठीक है, कि विभवांतर तो NV हो गया है जबकि ऊर्जा उतनी ही रहेगी, ठीक है। चलो आगे काम करते हैं, ये क्लियर हुआ ना। देखो 10वां क्या बोल रहा है,
बोल रहा है कि 1 माइक्रोफैरड की धारिता के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। अगर 1 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में हैं तो फिर परिणामी धारिता क्या होगी, Cp बराबर कितना, Nc करूं, Nc करूं तो 3 माइक्रोफैरड लिख दूं क्या। इसके साथ ही एक चौथा संधारित्र श्रेणी क्रम में लगाया गया है। अब इसके साथ में 3 माइक्रोफैरड के साथ में श्रेणी क्रम में एक चौथा संधारित्र लगाया गया, तो मैं बोलूंगा एक संधारित्र 3 माइक्रोफैरड का, और श्रेणी क्रम में एक और संधारित्र लगा दिया और उसकी धारिता C मान लेते हैं। ठीक है, तो बोलता है कि संयोजित किया गया है, इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है, तो निकाय की कुल धारिता इसकी 1 माइक्रोफैरड। मेरी बात को समझे क्या, ये 3 माइक्रोफैरड कहाँ से आए, 1 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में लगे हुए थे, तो मैंने पहले ही सोल्व कर दिया उसको। अब बताओ ये कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, सॉरी 1 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्र समांतर क्रम में लगे हुए थे, इसलिए 3 माइक्रोफैरड लिख दिया मैंने डायरेक्ट ही। ठीक है, वैसे ये डायग्राम कुछ ऐसा था बच्चों, डायग्राम कुछ ऐसा था, एक संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र, ये कौन से क्रम में दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे होंगे समांतर क्रम में, और फिर इनके साथ में 1 माइक्रोफैरड का ऐसा जोड़ दिया। अब आपको बोल रहे कि इस संयोजन की धारिता क्या होगी, तो मैंने इसको सॉल्व किया, तो 3 माइक्रोफैरड लिखे और ये 1 माइक्रोफैरड का ये रहा। अब ये दोनों कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 1 C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा नीचे 4, कितना आएगा 3/4 माइक्रोफैरड। डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, पता चल गया 3/4 माइक्रोफैरड आएगा रे देवताओं। ठीक है, ये डी ऑप्शन लगा लीजिएगा। ओके, चलो आगे देखो, 5 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 10 माइक्रोफैरड है, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे 5 संधारित्र, सभी की धारिता 10 माइक्रोफैरड है, को 100 वोल्ट के डीसी विभवांतर दिया गया है। यहाँ पे एक बैटरी स्रोत लगा हुआ है 100 वोल्ट का। इस संयोजन परिपथ को चित्रानुसार है, ए व बी के मध्य तुल्य धारिता, ए और बी के मध्य, ये लो व्हीटस्टोन सेतु का केस आ गया क्या, और संतुलन में है, 10/10 1 हो गया, 10/10 वापस से 1 हो गया, तो मतलब संतुलन की अवस्था है। संतुलन की अवस्था, तो ये बीच वाला तो गायब हो जाएगा, पहला केस। ठीक है, दूसरा मैंने आपको ये और बताया था कि अगर सारे संधारित्र समान हैं तो परिणामी धारिता कोई भी एक संधारित्र की धारिता के बराबर। बात समझ में आई क्या, कुछ करना ही नहीं था, डी ऑप्शन आएगा 10 माइक्रोफैरड। पता चल गया, करके देख लो, नहीं तो वैसे ध्यान में रखो, अगर सारे संधारित्र समान हैं तो फिर परिणामी धारिता कितनी आ जाएगी, एक संधारित्र की धारिता लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो ये सवाल हो गया। आगे देखो, आहा, अब देखो ये सवाल इंग्लिश में लिखा हुआ है, बुक मैंने डीसी पांडे यूज की है, डीसी पांडे के अंदर ये क्वेश्चन है, अच्छा सवाल है। ठीक है, इस तरीके के सवाल के लिए मैंने जो आपको लास्ट टाइम बताया, लास्ट टाइम मतलब इसी वीडियो को अगर आप शुरुआत से देख रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि एक ही तार से जुड़े हुए जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पे विभव समान लिखना है, बस ये ध्यान में रखना, इससे काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए, आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड इक्वलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में परिणामी धारिता ज्ञात करनी है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब ऐसा है तो मैं बोलूंगा अगर ये ए है तो मैं इस वाले को पोटेंशियल को, इस वाले को मैं V1 लिखूंगा और इसके पोटेंशियल को मैं V2 लिख रहा हूं। ठीक है, अब समझना, ये अगर V1 है तो ये जुड़ा हुआ केस भी V1 का ही होगा। डन हो गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कोई दिख रहा नहीं तो मैं इसे V3 मान लेता हूँ, ये V3 है तो ये एक ही तार है, इधर भी V3 ही होगा। ठीक है, इधर V3 है तो ये एक ही तार है, इधर भी V3 ही होगा। ठीक है, ये बात हो गया क्लियर। चलो काम करो, तो सबसे पहले ये देखो V1 और V3 के बीच में कितने हैं, V1 और V3 के बीच में मैंने बोला V1 और V3 के बीच में कितने हैं, V1 और V3 के बीच में 1 2 और 3। देखो V1 V3 एक संधारित्र, V1 V3 एक संधारित्र, V1 V3 एक संधारित्र, ये तीनों संधारित्र कौन से क्रम में हो गए हैं बच्चों, ध्यान में रख लो, समांतर क्रम में। ठीक है, समान विभवांतर के बीच में तो समांतर क्रम में, तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो धारिता कितनी आ जाएगी 3C। ठीक है, फिर V3 और V3 ये तो खत्म हो गया भैया, समान विभवांतर, तो विभवांतर तो 0 हो गया, विभवांतर 0 हो गया तो ये तो लॉजिक लेस हो गया बच्चों, इसका कोई मतलब नहीं है, हटाओ इस रामायण को। आगे चलो,
ये V3 और V2 के बीच में सिर्फ एक है, वो भी C। क्लियर हो गया? चलो अब देखो V1 से V3 और V3 से V2, V1 से V3 और V3 से V2, यही तो निकालना था। ये वाला 3C है, ये वाला C है। बताओ भाई तुल्य धारिता कितनी आएगी A और B के बीच में? मेरी बात को समझे क्या? क्लियर हुआ? ये सिनेरियो समझ में आया? पहले तो ये देखो कि समान विभवांतर के बीच में कितने हैं, फिर जितने भी हैं वो सारे के सारे समांतर क्रम में, उनकी धारिता कितनी लिखनी है? 3C, मतलब जोड़ देना, समांतर क्रम में जोड़ना है आपको डायरेक्ट, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो अलग अलग विभवांतर हैं, ये देखो ये अलग अलग हो गए, उनको फिर श्रेणी क्रम में डाल दो एक सीरीज बनाते हुए, इस तरीके से। चलिए तो ये टोटल कितना बैठ जाएगा 3C और C का? तो मैं बोलूँगा 3C मल्टीप्लाइड विद C और 3C प्लस C इज इक्वल्स टू 4C। कितना हो गया रे देवताओं? 3C स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4C, ये C से C जाएगा, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 3C डिवाइडेड बाय 4। पता चल गई परिणामी धारिता, ठीक है। सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल है। इस तरीके के सवाल जो है आपको सिंपल ही लगेंगे। अभी देखते जाओ, ये लो, ये सवाल जो आप देख रहे हो ना सामने वाला, ये बहुत बार पूछा गया है देवताओं, बहुत बार पूछा गया है। देखो सबसे पहले मैं इस पहले वाले केस की एक ही बात करता हूँ। इसमें अगर आप देखेंगे, समझना इस चीज़ को, ये प्लेट ऐसी बनाई, इसको ऐसा, ऐसा और ऐसा ले लेते हैं, ठीक है। और ये वाली प्लेट P से जुड़ी हुई है, ये वाली प्लेट Q से जुड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन इनका मेरे को कोई पता नहीं है, इनके ऊपर मेरे को कोई पोटेंशियल का पता नहीं। मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? इस सवाल को अगर मैं समझूं तो सवाल क्या बोल रहा है? आइडेंटिकल मेटेलिक प्लेट्स आर लोकेटेड इन एयर एट इक्वल डिस्टेंस D, मतलब इन सभी प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो सही D है, इक्वल है, ठीक है, फ्रॉम वन अनदर एज शोन इन फिगर। द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज ए, मतलब सभी का क्षेत्रफल समान है और A है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम बिटवीन पॉइंट P एंड Q। आपको P और Q के बीच में कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, मतलब धारिता कैलकुलेट करनी है। और बहुत सिंपल है बच्चों, मेरी मान के चलो निहायत ही सिंपल सवाल है ये। देखो कैसे करेंगे, तो मैं बोलूँगा मेरे को इसका पोटेंशियल नहीं पता, तो मैंने बोला इसका पोटेंशियल, अगर ये एक ही तो तार से जुड़ा हुआ है तो इसका पोटेंशियल मैं V1 बोल रहा हूँ, तो इसका भी V1 ही होगा। इसका पोटेंशियल मैं VP बोल रहा हूँ और इसका Q है तो इसका VQ बोल रहा हूँ, ठीक। अब सबसे पहले ये समझो कि समान विभवांतर के बीच में कितनी प्लेटें हैं। तो मैंने बोला एक तो ये वाला संधारित्र समान विभवांतर के बीच में है, V1 और VP के बीच में, और V1 और VP के बीच में एक ये भी है, ठीक है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया। तो हमने बोला V1 और VP के बीच में सिर्फ दो हैं, दो संधारित्र, और एक संधारित्र की धारिता कितनी? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ये ध्यान में रखना, समांतर प्लेट संधारित्र तो इतनी होगी, और ये कितने संधारित्र हैं? दो हैं, तो मैं बोलूंगा 2C, ठीक है। फिर V1 और VQ, V1 और VQ के बीच में कितने हैं? अगेन V1 और VQ के बीच में कितने हैं? एक है, और हमने लिखा V1 और VQ के बीच में है सिर्फ एक। क्लियर हो गया? चलो मेरे को क्या देखना है? मेरे को तो VP P और Q के बीच में देखना है, ठीक। तो ये दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में देखे जाएंगे, है ना, ये बात ध्यान में रखना। तो ये दोनों संधारित्र अब श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, तो ये 2C इधर का और C इधर का, ठीक, श्रेणी क्रम में देखा जाएगा। क्लियर है? ये तरीका है निकालने का, डायरेक्ट निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। आप निश्चित कर लीजिए कि आपको कैसा पोटेंशियल देखना है ना। चलो अब ये अलग अलग विभवांतरों के बीच में इनको श्रेणी क्रम में डाल दो, तो कैसा हो जाएगा? 2C मल्टीप्लाइड विथ C, और 2C प्लस C कितना हो जाएगा? 3C हो जाएगा। C से C कैंसिल हो गया, तो ये होगा 2/3C। पता चला? तो पहले वाले का कितना? 2/3C आएगा, लिख लीजिएगा। डन हुआ पहला। बी देखो, बी वाला ये दिखाई दे रहा है, बी
बी वाले को मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस तरफ सॉल्व कर देते हैं। अब इसमें प्लेट कैसे है, ऐसा यू और पी और क्यू ऐसे लगे हुए हैं। सी का मान अभी भी ध्यान में रखिए एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाई डी है ना। अब इससे मेरे को पता नहीं है पोटेंशियल कितना है इस प्लेट का, तो मैंने बोल दिया V1 है, तो यहाँ पर इसका V1 हो जाएगा और इसका भी V1 हो जाएगा, ठीक। और ये Vp है और ये Vq है, तो इधर देखो ये Vp ये Vq, गौर करना Vp और V1, तो मैंने लिखा V1 माइनस Vp या Vp माइनस V1, सिर्फ एक ही संधारित्र है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो ये सिर्फ C ही था। फिर V1 और VQ, यहां पर भी एक ही, और एक अगर आप देखोगे तो Vp माइनस VQ पे जा रहा है, कुछ ऐसे हो गए क्या, गौर करें। अगर P पॉइंट ये है, Q पॉइंट ये है, तो इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट आ गया V1 वाला, ठीक है। तो मैंने बोला कि एक संधारित्र यहां पर V1 और Vp के बीच का, एक संधारित्र यहां पर V1 और VQ के बीच का, ठीक है। बात समझना, क्लियर हुआ ये बात, ठीक है। V1 और Vp के बीच में एक संधारित्र, V1 और VQ के बीच में एक संधारित्र, और Vp और VQ के बीच में भी एक संधारित्र। पता चला, क्लियर हुआ। चलो ये दोनों कौन से क्रम के अंदर, श्रेणी क्रम के अंदर। श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, C/2 हो जाएगा ये तो, और ये C, सॉल्व करो इसको समांतर क्रम में, C/2 प्लस C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3C/2। ये कितना हो जाएगा, 3C/2। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, ये डन हुआ। तो इस चीज को ध्यान में रखें, है ना, डन। चलिए तो इसके लिए कितना आएगा, 3C/2 लिख देता हूँ। ये क्लियर हुआ ना बच्चों। वापस से समझिए, मैं बोल रहा हूँ कि V1 माइनस पहले वाले केस में, इस वाले में मैं ये बोल रहा हूँ कि V1 माइनस Vp के बीच में कितने संधारित्र थे, 2 थे, तो उनको समांतर क्रम में सोल्व कर दिया, 2C लिख दिया। V1 माइनस VQ के बीच में कितने थे, 1 था और उसका C, तो ये P पॉइंट, ये Q पॉइंट, और यहाँ पर शायद V1 मान लो आप, तो V1 और Vp के बीच में 2C, V1 और VQ के बीच में C, श्रेणी क्रम में लगाया, काम खत्म कर दिया, ठीक है। चलो इस तरीके से आप काम कर सकते हो। यहाँ पर भी आप यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे, तो V1 और Vp के बीच में 1, V1 और VQ के बीच में 1, और P और Q के बीच में 1, इस तरीके से काम करना पड़ेगा। चलो ये हो गया डन। अब इसको हटाते हैं। अब देखो आगे नेक्स्ट वाले में, C वाले में, इस वाले में कैसा है, कुछ ऐसा, P इधर है और P से 2 प्लेटें ऐसे गई हुई है, ठीक है, और Q इधर है और Q से भी 2 प्लेटें ऐसे गई हुई है। तो इधर हो गया Vp और इधर हो गया VQ, ये भी VQ और ये Vp और VQ के बीच में एक संधारित्र है, Vp और VQ के बीच में एक संधारित्र है, ठीक है। ये तो VQ और VQ के बीच में कोई मतलब ही नहीं है इसका तो, ठीक है। तो अब हमें क्या पता चला, हमने बोला कि भैया यहां से काम कर लो, अब यहां से ही हम काम करने वाले हैं, ठीक है। 2 संधारित्र Vp और VQ के बीच में लगे हुए हैं, ये Vp लिख लो और ये VQ लिख लो। कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। कितना हो जाएगा, 2C, C का मान कितना, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D, तो इसका मान हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। बात समझ में आई, क्लियर, ओके। आगे देखो, चलो अब मैं इसको इसी में सॉल्व कर देता हूँ। इसका Vp लिख देता हूँ
और इसका वी क्यू लिख देता हूँ। तो ये वाला वी पी, ये वाला वी क्यू, फिर ये नीचे वाला भी वी क्यू, ये वाला वी पी। गौर करो Vp और Vq के बीच में 1, Vp और Vq के बीच में 2, Vp और Vq के बीच में 3 संधारित्र Vp और Vq के बीच में है। तो टोटल कितने समांतर क्रम में? 3 हो गए। तो इसकी धारिता कितनी हो जाएगी? 3C। और C का मान कितना? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D। ठीक है, इस तरीके से ये काम हुआ। बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ ये? तो हमें इस तरीके से काम करना पड़ेगा, ये चीज़ें हमें समझनी है। ठीक है, तो ये सवाल बहुत बढ़िया है इस पैटर्न में। ये 2 सवाल तो आपकी बुक के सवाल थे, ये वाले सवाल अलग से आए हैं, है ना। सवाल बहुत बढ़िया है, तो कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से अच्छे से तैयार हो गया होगा आपको। चलो आगे देखो। ये सवाल भी इसी पैटर्न का है, बिल्कुल इसी पैटर्न का है बच्चों। देखो क्या बोल रहा है वो, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस देखना है। पहले तो ये समझो कि ये ए पॉइंट है, तो ये यहाँ पर पोटेंशियल में वी ए लिख लेता हूँ। ठीक है, ये बी पॉइंट है, मैं यहाँ पर वी बी लिख लेता हूँ। ये वी बी और ये ए की तो तार है, कोई संधारित्र तो लगा हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या है बच्चों? वी बी। ठीक है, ये वाला पॉइंट अपन मान के चल रहे हैं, कोई रैंडम मान लेता हूं मैं, V1 मान लेता हूं। क्लियर हुआ? अब गौर करो V1 और VB, V1 और VB इन दोनों के बीच में 2 संधारित्र हैं। V1 और VB के बीच में 2 संधारित्र, तो ये दोनों संधारित्र कौन से क्रम में हुए? आंसर है समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 2C। क्लियर है? फिर आगे चलते हैं, समझना अब इस चीज को। तो ए पॉइंट इधर था, तो इधर वी ए लिख देता हूँ। फिर इधर वाला पॉइंट कौन सा है? V1 है। और V1 और VB के बीच में 2C लिख देते हैं अपन। सॉल्व कर लिया ना अपन ने? ठीक है, V1 और VB के बीच में अपन ने कितना लिख लिया? 2C लिख लिया, और ये वाला C था। अब VA और VB के बीच में C लगा हुआ है। VA और ये वाला VB है इस तरफ। ठीक है, इनके बीच में C लगा हुआ है। बात समझ रहे हो मेरी? VA और V1 के बीच में C, VA और V1 के बीच में C, V1 और VB के बीच में सॉल्व करने पर 2C, सॉल्व करने पर 2C। फिर VA और VB के बीच में C है, VA और VB के बीच में C। पता चल गया? ये दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में तो आप कैसे सॉल्व करोगे? आंसर है 2C मल्टीप्लाइड विद C डिवाइडेड बाय 3C। ऐसे ही करेंगे तो ये कितना आएगा? 2/3C। इन दोनों को सॉल्व कर लिया अब अपन ने। और अब ये 2/3C और ये C कौन से क्रम में हो जाएंगे? समांतर क्रम में। डायरेक्ट जोड़ना है आपको, तो कितना आएगा रे भाई? 5/3C मेरे हिसाब से। ठीक है, सॉल्व हुआ? क्लियर भी हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो इस तरीके से काम करेंगे। आगे देखो, नेक्स्ट। इसी पैटर्न के सवाल है ये, है ना। देखो क्या बोल रहा है 32वें सवाल में। 4 संधारित्रों का संयोजन संलग्न चित्र के अनुसार किया गया है। प्रत्येक संधारित्र की धारिता 8 माइक्रोफैरड है। ए और बी के मध्य समतुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब मेरी बात को समझना बच्चों, वापस से। अगर ये ए पॉइंट है तो मैं इसकी धारिता को, मतलब इसके विभव को बोल देता हूँ VA। अगर ये ए है तो फिर ये वाला पॉइंट भी तो VA ही होगा, है ना। और ये एक ही तार से चल रहा है, कोई संधारित्र नहीं जुड़ा हुआ, तो यहाँ तक भी VA ही चलेगा। ठीक है, फिर इधर आओ, B से चले तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? VB हो जाएगा पोटेंशियल पे। ये वाला पॉइंट भी VB पे आएगा। ठीक, गौर करो VA और VB के बीच में एक, VB और VA वही बात है। दूसरा VA और VB के बीच में तीसरा,
VA और VB के बीच में चौथा, 4 संधारित्र, वो भी समांतर क्रम में। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हो क्या? ये वापस से बनाऊं क्या देवताओं? देखो इस चीज को, ऐसे संधारित्र 4 दिए गए हैं, ऐसे 4 संधारित्र आपको दिए गए। फिर बोल रहा है ये तार जो है ना, उन्होंने ऐसे बिछाए हैं, यू, ठीक है, और ये तार ऐसे बिछा दिया, ये इसको हटा दो, इसका कोई मतलब नहीं। ए पॉइंट इधर है और बी पॉइंट इधर है। ठीक, चलो मैं अगर इसका पोटेंशियल, समझना, इसका पोटेंशियल अगर अपन V1 लिख देते हैं तो फिर ये भी तो V1 होगा, ये भी तो V1 होगा, सारे क्योंकि एक ही तार से जन रहे हैं, एक ही तार से जा रहे हैं। ऐसे अगर ये B है तो इसका पोटेंशियल आप V2 लिख दो एक बार के लिए, तो ये क्या होगा V2 और ये क्या हो जाएगा V2, इससे भी जुड़े हुए। तो V1 और V2 के बीच में एक C, V1 और V2 के बीच में दूसरा C, V1 और V2 के बीच में तीसरा C, और V1 और V2 के बीच में चौथा C। 3 संधारित्र समान विभवांतर के बीच में तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? 4C। जोड़ना है तो था समांतर क्रम में। ठीक है, तो 4C, C का मान कितना भैया? 8 माइक्रोफैरड। तो ये कितना हो जाएगा? 4 गुणा 8 माइक्रोफैरड। कितना हो गया रे देवताओं? 32 हुआ क्या? सवाल सिंपल है, नहीं है? 32 माइक्रोफैरड। बोलो आएगा नहीं आएगा? आना चाहिए ना। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे चीज़ों को। ठीक, चलो आगे चलो 33वें सवाल की ओर। 33वें सवाल में क्या बोल रहा है? 5 संधारित्रों का संयोजन और उनकी धारिताएं संलग्न चित्र में जैसा दिया हुआ है, आपको दिखा रखा है। ठीक है, ए व बी के मध्य 60 वोल्ट। अब देखो ये यहाँ पे कोई तार नहीं है बच्चों, ये कोई तार नहीं है, इन दोनों के बीच में 60 वोल्ट लगा रखा है, ध्यान में रखना। ए तथा बी के मध्य समतुल्य धारिता एवं 5 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र पर आवेश क्रमशः होगा। ठीक है, 5 माइक्रोफैरड का दिख रहा है, ये इस पे आवेश ज्ञात करना है और ए और बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। चलो तुल्य धारिता तो निकाल सकते हैं। मैं अगर ये देखो इस वाली चीज़ को ही अगर मैं समझूं, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाले को, ये दिखाई दे रहा है क्या देवताओं? देखो ये तीनों संधारित्र समांतर क्रम में है क्या? ऐसी चीज अपन सॉल्व कर चुके हैं ना। ऐसे संधारित्र लगे हुए हों और कनेक्शन कुछ ऐसा दिया हुआ, तो ये संधारित्र कौन से क्रम में हुए? समांतर क्रम में। तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो जोड़ो जल्दी से। तो ये पूरे को हटाऊं और एक ही संधारित्र लगाऊंगा मैं, तो 10 10 5 15 15 और 9 कितने हो गए? 15 9 24 होते हैं क्या? तो 24 माइक्रोफैरड इसकी जगह आएगा भैया। ठीक है, तो अब क्या हो गया? 12 पहला, अगला 24 का, और फिर आगे वाला कौन सा बच्चों? 8 का। यही तो है, माइक्रोफैरड लगा लेना। अब ये कौन से श्रेणी क्रम में आ गए? ये तो समांतर क्रम में सॉल्व हुए और अब ये श्रेणी क्रम में आ गए। श्रेणी क्रम में देखो रे भाई, 1/12 प्लस 1/24 प्लस 1/8। माइक्रोफैरड बाद में लगा लेंगे, 1/c इक्विवेलेंट है ये, है ना। चलो कितना ले लूँ भाई? 12 दूना 24, 8 3 24, 24 ही ले लेते हैं। तो ये 2, ये 1 और ये 3, ये हो गया 3/24। 3/24 मतलब 3 ही 6, जोड़ने पर 6 और 6 चौके 24, 1/4। तो 1/c इक्वलेंट बराबर 1/4 है बच्चों। तो c इक्वलेंट का मान कितना आ जाएगा रे? 4 माइक्रोफैरड आएगा, नहीं आएगा? आ गया। देखो 4 माइक्रोफैरड इसमें सिर्फ और सिर्फ इसे यहीं पर ही। ठीक है, चलो हो गया ये। अब मैंने आपको बोला था कि इस केस में आवेश सभी पर समान जाएगा, सभी पर समान जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो हमने बोला कि ये तो सारे समान आवेश से आवेशित होंगे। सी इक्विवेलेंट कितना? 4। वोल्टता कितनी है? 60। तो टोटल आवेश Q = CV हो जाएगा क्या? हालांकि ये आंसर तो आ चुका है, D आएगा, लेकिन मैं तो और आपको आगे बता रहा हूँ। ठीक है, CV तो सी इक्विवेलेंट तो 4 को गुणा करो 60 से, 6 चौका 24, 240 माइक्रोकुलाम आवेश है। तो 240 इसके पास में भी है,
240 माइक्रोकुलाम इसके पास में भी है और 240 माइक्रोकुलाम इसके पास में भी है। ठीक है, अब ये आवेश आया और ये चॉइस कैसे बना, समांतर क्रम से ही तो बना था। इधर 10 था, इधर 5 था और इधर कितना था, 9 था। ठीक है, समांतर क्रम में आवेश कैसे निकालते हैं देवताओं, बताऊं क्या? समांतर क्रम में आवेश कैसे निकालते हैं वैसे तो मैं बता चुका हूं, है ना, तो भी चलो बताता। आवेश कैसे निकालते हैं वो देखो समांतर क्रम में। तो हमने देखा समांतर क्रम में आवेश निकालने के लिए कि फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, जैसे मेरे को Q1 निकालना है तो Q1 बराबर क्या होगा, C1 डिवाइडेड बाय C इक्वलेंट इंटू टोटल आवेश। C1 मेरे को 5 वाले से निकालना था तो मैंने लिखा 5 बटा C इक्वलेंट। इस पूरे की धारिता कितनी थी भाई, इस पूरे की धारिता थी 24, सिर्फ 24 माइक्रोफैरड थी। ठीक है, तो माइक्रोफैरड से तो माइक्रोफैरड कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइड। ये सिर्फ इसी की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि इन्हीं को तो कनेक्ट किया था। 24 किससे बना था भाई, इसी से तो बना था ना, हमें तो सिर्फ इस 5 के लिए देखना था काम। गुणा टोटल आवेश, इस पूरे पे कितना आवेश आ रहा है, 240 आ रहा है माइक्रोकुलाम। ये लो 10 आएगा क्या, टोटल कितना हुआ रे, 50 माइक्रोकुलाम। इस तरीके से काम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम हुआ, 50 माइक्रोकुलाम। ये आंसर भी सही है, डन हुआ। चलो, तो सिंपल सवाल है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो एक चीज पता चलते ही दूसरा आंसर अपने आप निकल जाता है। अगला देखो क्या बोल रहा है वो इस सवाल के अंदर। इस सवाल में वो बोलने की कोशिश कर रहा है आपको ए और बी के बीच में तुल्य धारिता निकालनी है। ये तो वापस से वही हो गया क्या, एक संधारित्र, 2 संधारित्र और 3 संधारित्र। बताओ ऐसे ही बनेगा क्या, क्योंकि ये VA है और ये भी VA है, ये वाला VB है, ये वाला VB है, VA VB, VA VB और फिर VA और फिर VB। 3 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, कितना आएगा, 3C। 3C मतलब 3 एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। 35वां तो हो गया। आगे देखो तुम, कौन सा, 36वां। चलो 36वां देखते हैं, देखो एक बार के लिए क्या होगा। संलग्न चित्र में 4 संधारित्रों का संयोजन एवं उनकी धारिताओं को दर्शाया गया है। ओके, ठीक बात है। 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र पर आवेश एवं उसके सिरों पर भी विभवांतर होगा। ये लो भैया, कैसे निकालेंगे, देखो इस 4 माइक्रोफैरड पे आपको आवेश निकालना है ना, और इसी के सिरों पर आपको विभवांतर पे निकालना है। तो मैं क्या सोचता हूँ, एक सिंपल सा ट्रैक यूज करते हैं। सबसे पहले तो ये समांतर क्रम में, तो ये तो 8 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये कितना, 8 माइक्रोफैरड, है ना। फिर 8 माइक्रोफैरड, ये 20 और ये 12, ये सारे के सारे कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। ये कुछ ऐसा, ये 20, ये 8 और ये 12 श्रेणी क्रम में चले गए। ठीक है, तुल्य धारिता कैसे आएगी, 1/C इक्वलेंट। देखो क्या, 1/20 प्लस 1/8 प्लस 1/12। देखो भाई कितने से जाएगा, 12 दूना 24, 24 से ये सारे चले जाएंगे। 240 लिख देता हूँ, 240 0 से 0 गया, ये तो 12 बार जाएगा क्या, तो ये तो 12, ये 8 3 24, 30 बार, और ये 12 दूना 24, ये 20 बार। 20 और 30 50, 50 और 12 62 हो गए। 62/240, जिसे मैं लिख सकता हूँ 31/120। ठीक है, ये 1/C इक्वलेंट हुआ। तो C इक्वलेंट जो है वो हो जाएगा 120/31 माइक्रोफैरड। ये C इक्वलेंट है भैया। हमें ये नहीं निकालना, हमें तो आवेश निकालना है। आवेश देखो कैसे होगा, तो अब ये श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं ना, तो Q इक्वल्स टू CV लिख लो। श्रेणी क्रम में है, Q इक्वल्स टू CV, ये हो जाएगा 120/31 को गुणा करूँ मैं V से। V का मान कितना,
300, ये ऑलमोस्ट 30 मान के काम करूं तो ये 10 बार जाएगा क्या, 1200, ऑलमोस्ट बोल रहा हूँ, 1200 माइक्रोकुलाम आवेश आ रहा है सभी पर। इसके पास में भी 1200 आएगा, इसके पास में भी 1200 आएगा और इसके पास में भी 1200 आएगा। ठीक है, लेकिन ये 8 बना किससे, ये 8 बना 2 समांतर क्रम से, 4-4 वाले 2 समांतर क्रम से, है ना। ये 8 किससे बना, 4-4 वाले 2 समांतर क्रम से। तो मैं बोलूं कि अगर 1200 माइक्रोकुलाम इस पे आ रहा है तो ये 1200 माइक्रोकुलाम तो बराबर बराबर डिवाइड हो जाएगा समांतर क्रम में, होगा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर अपन क्या कर सकते हैं, इस चीज को अपन ने बोला कि इसके पास में भी 600 जाएगा और इसके पास में भी 600 जाएगा। ध्यान में रखना, दोनों के पास में 600 चला जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन देखो, ये दिख रहा है क्या, 600 माइक्रोकुलाम का दिखा, 600 माइक्रोकुलाम दोनों के पास में जाएगा। ये 150 भी आ सकता है बच्चों, ये भी मैंने आपको तरीका बताया है ना। ये कैसे आएगा भैया कि इसके पास में कितना विभव होगा, तो हमने बोला 8 के पास में जितना विभव होगा उतना ही 4 और 4 माइक्रोफैराड के पास में विभव होगा। क्यों, क्योंकि समांतर क्रम में समान विभव आता है, जबकि ये श्रेणी क्रम में, ये पूरा श्रेणी क्रम। तो ये कैसे निकाल सकते हैं, ये होता है सी इक्वलेंट डिवाइडेड बाय जो भी आप देख रहे हो, तो मैं ये यहाँ पे C2 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइड विथ टोटल वोल्टेज। सी इक्वलेंट का मान कितना, सी इक्वलेंट का ऑलमोस्ट ये 120 लिख देते हैं, 120/31, और C2 का मान कितना है, 8 है, 30 मान लीजिएगा इसको, है ना, 31 को, और V का मान कितना है, 300। ठीक है, तो इसको मैं 30 से काटूँ तो ये तो 10 बार जाएगा। ठीक है, और फिर इसको 8 का पहाड़ा बोलो, 8 एकम 8, फिर 4 बच गया, 8 अपन जो 40, इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे 150 आएगा, नहीं आएगा, आएगा ना। ठीक, ऑलमोस्ट में काटने पर हमें 150 वोल्ट भी मिल जाता है। तो ये देखने को मिला कि ये मान कितना आएगा, 600 माइक्रोकुलाम और 150 वोल्ट। तो ये जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन करोगे ना उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। आगे देखो, आगे वाले केस में हम क्या करेंगे, देखो ये सवाल तो वापस से वैसा ही आ गया, तुल्यधारिता वाला। देखिए, तुल्यधारिता P और Q के बीच में कैलकुलेट करनी है, सिंपल सवाल होना चाहिए जहां तक मैं मानता हूं। देखो, ओके, इस वाले पार्ट को समझो, इतने वाले को, ये व्हीटस्टोन सेतु वाला पार्ट है, पता चल रहा है क्या, 2/2 1, 2/2 1 हो गया, क्लियर, अनुपात 1 आ गया, है ना। तो ये 5 वाला तो लॉजिक लेस हो गया। और ये व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में जब आप इसे सॉल्व करते हो, मैं अब डायरेक्ट बता रहा हूँ बच्चों, तो फिर एक संधारित्र की धारिता के बराबर आ जाएगा। तो इसके और इस पॉइंट के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 माइक्रोफैराड का संधारित्र लगा दो, सवाल सॉल्व हुआ नहीं हुआ। और फिर 1-1 माइक्रोफैराड के इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना, 2 माइक्रोफैराड तो इनका भी बैठेगा। हो गया क्या, बताओ भाई, P और Q के बीच में, बात समझ में आई। इस पूरे को सॉल्व किया, 2 माइक्रोफैराड, ये 1 और 1 माइक्रोफैराड के समांतर क्रम में थे, वापस से 2 माइक्रोफैराड, टोटल कितना रे भाई, श्रेणी क्रम के अंदर 1 माइक्रोफैराड हो जाएगा क्या, आधा कर दो, C/2 कर दो, C/2 तो करते हैं ना, समान संधारित्र और अगर n जुड़े हुए हों तो फिर C/n, n का मान 2 है, तो फिर 1 माइक्रोफैराड आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा नहीं तो सवाल समझे, बहुत सिंपल सवाल, देखते ही हो जाने वाला सवाल है ये। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा, बहुत जल्दी से सॉल्व कर लिया हमने। ये वाला सवाल देखिए, इस तरीके का पैटर्न मैंने आपको नहीं बताया। इस वाले सवाल में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा ये सवाल, बड़ा मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन अब देखो कुछ ऐसा है, समझाता हूँ मैं आपको। ऐसा एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसे कुछ इस तरीके से डिवाइड किया गया है, इधर K1 परावैद्युतांक का पदार्थ, इधर K2 का, और इधर है K3 का। ठीक है, और आपको यहाँ पर ऐसा इन दोनों पॉइंट के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, इन दोनों पे, ये PQ लिख देते हैं अपन। तो गौर कीजिए, टोटल प्लेट जो है वो एक ही है,
है ना, ए क्षेत्रफल की, तो इसके पास में भी a/2 आएगा और इसके पास में भी a/2 क्षेत्रफल आ जाएगा, जबकि इसके पास में पूरा क्षेत्रफल आएगा a। टोटल दूरी अगर d है तो ये आधी आधी दूरी आएंगी, d/2 और ये वाली दूरी भी d/2। मैं सबसे पहले इस K1 वाले की धारिता देखता हूँ। तो K1 वाला समांतर प्लेट संधारित्र, इसकी धारिता मैं C1 लिख रहा हूँ। C1 बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट तो ऐसा का ऐसा, एप्सिलॉन आर की जगह वो K1 लिख रहे हैं तो मैं K1 ही लिख रहा हूँ। ए की जगह कितना लिखा जाएगा, a/2 डिवाइडेड बाई डी की जगह कितना लिखा जाएगा, d/2। ये तो कैंसिल हो गया क्या, तो फिर ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K1a डिवाइडेड बाय डी। किसके लिए बच्चों, C1 के लिए। ठीक है, अब C2 के लिए देखो, मतलब इस वाले के लिए, इसके लिए C2 लिख रहा हूँ मैं। C2 क्या होगा, सेम ऐसा का ऐसा, क्योंकि सेम संधारित्र है भाई, आधा बटा हुआ है, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट K2a बाय डी। C3 देखो ये थोड़ा अलग है। C3 कैसे होगा, C3 में होगा एप्सिलॉन नॉट, फिर एप्सिलॉन आर की जगह K3, फिर ए की जगह तो पूरा ए ही आएगा, क्यों, क्योंकि पूरा क्षेत्रफल है इसके पास में। तो डी की जगह आएगा d/2, d/2, 2 कहाँ गया, ऊपर चला गया, ये C3 हो गया। अब अगर मैं इनको तरीके से देखूं तो ये दोनों तो कौन से क्रम में है, बगल में एक दूसरे के, तो मतलब समांतर क्रम में। तो कुछ ऐसा सिनेरियो है, अब समझो, अब है केस, तो अब कुछ ऐसा है कि दो संधारित्र ऐसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, और फिर इनकी ये वाली प्लेट एक अन्य संधारित्र से ऐसे जुड़ी हुई है। बात समझ में आई क्या, K1 और K2 दोनों की एक प्लेट देखो सेम पोटेंशियल से है, ठीक, और दूसरी प्लेट भी देखो इसी पोटेंशियल से है ना, और वो वाले पोटेंशियल वाली प्लेट, वो वाले विभव वाली प्लेट जो है वो K3 से जुड़ी हुई है, ये K3 वाले से। तो दो तो समांतर क्रम में, तो इन दोनों की तो हो जाएगी C1 प्लस C2, ठीक है, और फिर ये C1 प्लस C2 इसके कौन से क्रम में आ जाएगा बच्चों, कौन से क्रम में, इसके श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो C1 प्लस C2 इसके श्रेणी क्रम में है बच्चों, ये श्रेणी, सीरीज विद C3, ठीक। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो मैं बोलूँगा 1/C इक्वलेंट, है ना, बराबर क्या होगा, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैं एक मिनट इनको थोड़ा सा हटाता हूँ, इसको हटा देता हूँ डायग्राम को। ओके, चलिए, तो सबसे पहले तो आप देखें C1 प्लस C2 कितना आएगा, C1 प्लस C2 कितना आएगा, C1 प्लस C2 दोनों को जोड़ना ही है, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा ये होगा एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय डी, तो कॉमन अंदर क्या बच गया, K1 प्लस K2 लिख दूँ क्या, और फिर ये C1 प्लस C2 C3 के साथ में सीरीज में है, तो फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1/C इक्वलेंट बराबर 1/C1 प्लस C2 प्लस 1/C3, यही लिखूँ। 1/C इक्वलेंट क्या होगा, तो मैंने लिख लिया C इक्वलेंट कुछ ऐसा होगा, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की जगह मैं परिणामी K लिख देता हूँ, K, फिर एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई डी कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा क्या, ये परिणामी इस तरीके से देखा जाएगा। 1/C1 प्लस C2 क्या आएगा, देखो C1 प्लस C2 ये था, D कहाँ चला गया, ऊपर, एप्सिलॉन नॉट A और ये K1 प्लस K2 इधर आ जाएगा, ठीक है, प्लस C3 देखो ये रहा, D कहाँ जाएगा, ऊपर, और ये 2 एप्सिलॉन नॉट K और A, K3। गौर कीजिए, मैं कुछ इसे ऐसा देखूं,
तो ये डी एप्सिलॉन नॉट और ए तो कॉमन दिखाई दे रहा है मेरे को। अंदर देखो क्या बच रहा है, 1/K1 प्लस K2, ठीक है, प्लस 1/2K3 बच रहा है क्या? यही है, गौर करो, ये रामायण तो हटाओ इसको। तो 1/K की जगह ये दिख रहा है मेरे को। और अगर आप सवाल को अच्छे से पढ़ोगे ना तो वो क्या बोल रहा है, यदि केवल एक परावैद्युतांक का पदार्थ प्रयोग में लिया जाता तो इस संधारित्र की वही धारिता C प्राप्त करने हेतु उस K का मान क्या हो, इस K का मान क्या हो। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो तो आपको पता चल गया होगा। पता चल रहा है क्या? ए देखो 1/K1 प्लस 1/, नहीं भाई ए नहीं है, ए नहीं है। बी देखो 1/K1 प्लस K2, 1/K1 प्लस K2 प्लस 1/K3 प्लस 1/K3। ये डी बिल्कुल सही है बच्चों, और मैंने यहाँ पे थोड़ा साफ लिख रखा है, तो ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से ये सवाल होगा। आगे देखो, लास्ट। पता चला सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया है लेकिन सिंपल सवाल था, और ये आज का फाइनल सवाल है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके ऊपर भी छोड़ दूँ तो आप खुद ही कर लोगे नहीं करोगे? अरे देवताओं, आएगा। देखो क्या बोल रहा है, ए और बी के बीच में तुल्यता निकालनी है, तो मैं बोलूँगा यहाँ पे वी ए लिखो, फिर यही तार इधर भी जा रहा है तो ये भी वी ए, ठीक है, फिर यहाँ से वी बी ले आऊँ, तो वी ए और वी बी के बीच में एक संधारित्र, और वी ए और वी बी के बीच में 3 संधारित्र। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वी ए लिख देता हूँ, इधर वी बी लिख देता हूँ। इनके बीच में पहले तो एक संधारित्र है और इन्हीं के बीच में फिर 3 संधारित्र और है। ये सिनेरियो कुछ ऐसा है, इतना ही सिनेरियो है ये। ठीक है, चलो काम करो। तो इसके तो सी है ना, और ये कौन से क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो ये C/3 हो जाएगा। C/3 और C समांतर क्रम में है, तो C प्लस C/3 कितना हुआ रे देवताओं? 4C/3 हुआ। डी ऑप्शन आएगा। क्लियर? चलिए, क्लियर हुआ ये? तो ये बहुत सिंपल है ना, और जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपके सवाल होते जाएंगे। श्रेणी और समांतर क्रम में क्वेश्चन को घुमा सकता है, और जितना वो घुमा सकता है वो सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। हाँ, अब संधारित्रों के साथ में कई बार वो प्रतिरोध भी डाल देते हैं, कई बार वो चार्जिंग के क्वेश्चन भी डाल देते हैं। तो नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम संधारित्रों में प्रतिरोध को भी डाल देंगे। ठीक है, मतलब संधारित्र और प्रतिरोधों का संयोजन वाले सवाल हो जाएंगे। इसी के साथ में कितना कोई संधारित्र चार्ज होता है वो भी हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, आप गौर कीजिए, मैंने आपको जितने भी सवाल कराए हैं वो पीएमटी, आईआईटी और एनडीए लेवल के करवाए हैं, डिफेंस लेवल के करवाए हैं। तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो। अच्छे से सवाल को सॉल्व कीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैव अ गुड डे, टेक केयर।